देखिए मॉडल प्रश्न पत्र की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उसी कड़ी को जो प्रश्न रह गए थे लघु उत्तरीय के, उसको हम यहाँ हल करेंगे। क्योंकि लघु उत्तरीय में 6 प्रश्न आते हैं, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। तो इसको कम से कम 50-60 शब्दों में आपको लिखना है। और इसके पहले हम आपको ये बता दें कि इसके पहले वाले जो फर्स्ट पार्ट का जो वीडियो आया था बहुविकल्पीय प्रश्न में, उसमें एक चौथा प्रश्न था। वो प्रश्न था सन्नगर शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो वहाँ पर आप थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, वहाँ पर जीन गॉटमैन की जगह पैट्रिक गिडीज कर लीजिए, ये वाला ऑप्शन सही होगा, पैट्रिक गिडीज। और सन्नगर की जो खोज की थी सबसे पहले, मतलब सन्नगर शब्दावली दिया था पैट्रिक गेडीज ने, लेकिन जीन गॉटमैन ने मेगालोपोलिस शब्द की जो है उन्होंने शब्दावली रची थी। तो वहाँ पर आप सुधार कर लीजिए, अगर मेगालोपोलिस शब्द आता है तब आप जीन गॉटमैन पे जाइए, ठीक है। तो इस तरीके से ये सुधार करते हुए फिर चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 17वां प्रश्न है, जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत की प्रत्येक अवस्थाओं की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो ये जो है आपके 4 नंबर के प्रश्न हैं, और ये 4 नंबर के प्रश्न जो है जनांकिकी संक्रमण के सिद्धांत से आया है। तो इसे आपको कम से कम जो लघु उत्तरीय प्रश्न है तो 50-60 शब्दों में आपको लिखना है। देखिए यहाँ पर आपको आपने अगर पढ़ा होगा तो एक डायग्राम आपने पढ़ा होगा जनांकिकी संक्रमण का। तो यहाँ पर आप एक डायग्राम बनाइए, इस तरीके से आप डायग्राम बनाइए। फ्री हैंड बनाना है, स्केल ना ले जाइए, फ्री हैंड बनाइए। यहाँ पर ये जो है हो गया जन्म दर, और इसको दूसरे कलर से बना देते हैं, और ये हो गया हमारा मृत्यु दर, ये हो गया हमारा मृत्यु दर, ठीक है। और इसे फिर हम जो है इस तरीके से कर देंगे। तो इस तरीके से ये 3 अवस्थाएं जो है जनांकिकी संक्रमण को देखने को मिलती हैं। ये फर्स्ट अवस्था है, ये सेकंड अवस्था है, और ये तीसरी अवस्था है। तो ये 3 अवस्थाएं जनांकिकी संक्रमण की होती हैं। इसमें देखिए इस तरफ हो जाएगा टाइम, और इस तरफ लिख देंगे टाइम या समय, और इस तरफ हो जाएगा जन्म दर और मृत्यु दर, जन्म दर और मृत्यु दर। और ये यहाँ पर अवश्य लिख दीजिए, ये वाली रेखा है जन्म दर की, और ये वाली रेखा है मृत्यु दर की, ठीक। बस इतना बनाना है, ये चित्र आपको आसानी से बन जाएगा। तो ये 17वें नंबर का प्रश्न है। इसमें कह रहा है जनांकिकी संक्रमण की प्रत्येक अवस्थाओं की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो अवस्था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 अवस्थाएं हैं। तो इसको बना करके आप यहाँ पर पहले ये लिखेंगे जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत है क्या। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत। देखिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं बगल में एक स्लाइड चल रहा है, उस पर आप देखिए जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत को हमने कैसे लिखा है। किसी समाज का ग्रामीण, खेतीहर व अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके नगरीय, औद्योगिक व साक्षर अवस्था में प्रवेश ही क्या कहलाता है, जनांकिकी संक्रमण कहलाता है। तो सबसे पहले आप जो है इसका एक छोटी सी परिभाषा दीजिए जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत के बारे में, फिर आप हेडिंग डालिए अवस्थाओं के बारे में। तो नीचे से लिखिए छोड़ करके, इसकी 3 प्रमुख अवस्थाएं बताई गई हैं। नोटेस्टीन महोदय ने इस संकल्पना को दिया था, तो इसकी 3 अवस्थाएं बताई हैं। तो पहली अवस्था में क्या है, देखिए विशेषता लिखनी है। तो उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर वाली ये पहली अवस्था है, पॉइंट लगा करके या नंबर 1 लिख सकते हैं। और नंबर 2 जो है, जब उच्च जन्म दर है और उच्च मृत्यु दर है तो वहां पर जनसंख्या क्या हो जाएगी, परिणाम स्वरूप धीमी वृद्धि होगी जनसंख्या की। और तीसरे पॉइंट में आप लिख सकते हैं, यहाँ पर अधिकांश लोग क्या है, अशिक्षित हैं, वह खेती के कार्यों में लगे होते हैं, जैसे कि आप बांग्लादेश में देख सकते हैं। और दूसरी अवस्था की विशेषता की अगर बात करें तो वहां आप लिख सकते हैं, समय के साथ मृत्यु दर में गिरावट आती है। समय के साथ दूसरी अवस्था, जो ये पेट आप देख रहे हो, इस पेट में, फूले हुए पेट में देख रहे हो कितना गैप आ गया, जन्म दर और मृत्यु दर में कितना गैप आ गया। तो इसमें जो है दोनों में गैप आ जाती है। कारण क्या है कि जन्म दर गिरने लगता है और मृत्यु दर उस हिसाब से जो है उतनी तेजी से नहीं गिरता है। तो जन्म दर में मतलब वृद्धि हो जाती है लेकिन धीरे धीरे गिरता है, मृत्यु दर तेजी से गिर जाता है। तो इस कारण से जनसंख्या विस्फोट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, दोनों में गैप अधिक होने के कारण। तो जैसे भारत, श्रीलंका जैसे देशों में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति पाई जाती है। और तीसरी अवस्था है, तीसरी अवस्था यहाँ पर देखिए, ये सबसे नीचे, ये सबसे उच्च जो है अवस्था थी जन्म दर और मृत्यु दर की उच्च अवस्था थी, ये
निम्न अवस्था है जन्म दर और मृत्यु दर की। यहाँ पर सबसे ऊपर है जन्म दर मृत्यु दर और यहाँ पर सबसे नीचे है जन्म दर और मृत्यु दर। तो ये जन्म दर और मृत्यु दर की निम्न अवस्था है। तो यहाँ पर क्या होता है, जन्म दर मृत्यु दर दोनों में ह्रास देखने को मिलता है और इसके कारण जनसंख्या मंद और स्थिर हो जाती है, इसकी वृद्धि मंद और स्थिर रहती है। और ये यहाँ की जो उसकी विशेषता है, नगरीय शिक्षित व उच्च तकनीकी ज्ञान वाला ये समाज है, जैसे कि जापान और कनाडा आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से 17वें प्रश्न का उत्तर है। इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या आप ऊपर स्लाइड चल रहा है उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे 18वें प्रश्न के बारे में। 18वां प्रश्न हमारा है आदिकालीन निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इस टाइप के जो अंतर वाले प्रश्न आते हैं उसमें बीचों बीच में आप कॉपी में लाइन खींच लीजिए। तो पहले साइड में हम लिख लेंगे आदिकालीन निर्वाह कृषि, आदिकालीन निर्वाह कृषि, और दूसरे साइड में लिख लेंगे गहन निर्वाह कृषि, दूसरे साइड में गहन निर्वाह कृषि। तो इसको हम बारी बारी से नंबर डालते हुए या पॉइंट लगाते हुए लिखते चलेंगे। आप देख सकते हैं स्लाइड पे चल रहा है, उसमें क्या क्या लिखा है मैंने। इसे स्थानांतरणशील कृषि भी कहते हैं, किसको, आदिकालीन वाले साइड में देखिए, इसे स्थानांतरणशील कृषि भी कहते हैं। ये कृषि का आदिम स्वरूप है। और गहन कृषि में हमने लिखा है मुख्यतः घने बसे क्षेत्रों में ऐसी कृषि की जाती है, गहन कृषि में, ठीक। और दूसरा पॉइंट आप देख सकते हैं, खेती पुराने औजारों जैसे लकड़ी, कुदाल, फावड़े से की जाती है। स्थानांतरणशील कृषि या आदिकालीन निर्वाह कृषि में पुराने औजारों का प्रयोग किया जाता है, लकड़ी वगैरह के। और दूसरे साइड में छोटे छोटे जोतों पर अधिक मानव श्रम की सहायता होती है। यहाँ पर मानव श्रम, क्योंकि मानव जनसंख्या अधिक होती है तो इसलिए खेत के आकार छोटे हो जाते हैं, दबाव ज़्यादा रहता है जनसंख्या का, तो यहाँ मानव श्रम के सहायता से कृषि अधिक की जाती है। और तीसरे पॉइंट में हमने लिखा है आदिकालीन निर्वाह कृषि वाले साइड में आप देखिए, वनों को जलाकर कृषि भूमि तैयार की जाती है, अतः पर्यावरण प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है। क्योंकि वन को जलाकर कृषि करते हैं तो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है स्थानांतरणशील कृषि में। और दूसरे साइड में लिख सकते हैं, भूमि का गहन उपयोग करने के कारण कृषि उत्पादकता अधिक रहती है। क्योंकि भूमि एक इंच का जमीन का यहाँ इस्तेमाल कर लिया जाता है तो उत्पादकता जमीन की अधिक हो जाती है, उत्पादन बढ़ जाता है। और चौथे पॉइंट में आप देख सकते हैं आदिकालीन निर्वाह कृषि में विश्व के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इसे कई नामों से जाना जाता है। जैसे भारत में इसे झूम कहते हैं, इंडोनेशिया में लदांग कहते हैं, ये सब आप देख सकते हो। और ये जो गहन निर्वाह कृषि है, ये मानसून एशिया की कृषि है। तो इसे दो भागों में बांटा जाता है, चावल प्रधान कृषि और चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। तो इस तरीके से ये 18वां प्रश्न है, इसका उत्तर आपने देख लिया। अब चलिए हम लोग चलते हैं 19वें प्रश्न की तरफ, विकासशील देशों में नगरीय बस्तियों की समस्याओं। और देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और एक आप चित्र देखिए, मैंने बनाया है, फ्री हैंड से ड्रॉ किया है, फ्री हैंड से मानचित्र दर्शाया है हमने। तो आप मानचित्र भी दर्शा सकते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए आपने ये लिख लिया आदिकालीन और गहन निर्वाह कृषि, तो इसको मानचित्र में भी दर्शा सकते हैं आप। इस तरीके से फ्री हैंड मानचित्र विश्व का बनाइए, इस तरीके से आप विश्व का मानचित्र बना सकते हैं, ठीक। ऐसे आप विश्व का मानचित्र बना लीजिए। बहुत अच्छा नहीं बनेगा लेकिन आप ट्राई कीजिए थोड़ा सा बनाने का। ये आपका हो गया जो है दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, और ये हो गया आपका अफ्रीका, ये अफ्रीका हो गया, ठीक है। रफली बनाइए, बहुत फास्ट बनाइए, रफली बनाइए। इस तरीके से आप विश्व का मानचित्र बना सकते हैं, ठीक है। विश्व का मानचित्र ये बन गया। और इसमें आप गहन निर्वाह कृषि, और हम दूसरे कलर के पेन का इस्तेमाल करते हुए कह रहे हैं गहन निर्वाह कृषि। तो गहन निर्वाह कृषि जो है ये वाले क्षेत्र में होती है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। यहाँ पर जो है इसको ब्राज़ील वगैरह में, यहाँ पर वेनेजुएला वगैरह में क्या कहते हैं, मिल्पा कहते हैं। क्या कहते हैं, मिल्पा कहते हैं, यहाँ लिख सकते हैं। और इसी प्रकार से यहाँ सहारा क्षेत्र में होती है, सहारा क्षेत्र में गहन निर्वाह कृषि होती है। और इंडोनेशिया, मलेशिया में होती है, जहाँ पर क्या कहते हैं, लदांग कहते हैं। क्या कहते हैं, लदांग कहते हैं। तो गहन निर्वाह कृषि हम बना देंगे, यहाँ पर दर्शा देंगे। और इसके अलावा साथ साथ में हम जो है मानसून एशिया वाला ये क्षेत्र जो है, यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर होती है गहन जीवन निर्वाह कृषि, यहाँ पर होती है गहन निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि। तो ये गहन निर्वाह कृषि हो गया। और ये लाल वाला जो है ये क्या है, स्थानांतरणशील कृषि या फिर आदिकालीन निर्वाह कृषि। तो ये हो गए लाल वाले। इस तरीके से हम लिख भी सकते हैं आदिकालीन निर्वाह कृषि, आदिकालीन निर्वाह कृषि, ठीक, आदिकालीन निर्वाह कृषि।
तो इस तरीके से हम अगर दर्शाते हैं मानचित्र के माध्यम से तो बहुत अच्छे नंबर हमको मिल सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। तो ये 17वां प्रश्न 18वां प्रश्न हो गया। अब हम लोग 19वें प्रश्न की तरफ प्लान करते हैं। 19वां प्रश्न है हमारा, विकासशील देशों में नगरीय बस्तियों की समस्याओं का विवेचन कीजिए। अब ये विकासशील देश की बात कर रहा है, तो विकासशील देश में नगरीय बस्तियों की समस्याओं का विवेचन करना है प्रश्न नंबर 19 में। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको पॉइंट वाइज लिखने के प्रयास किया है। आप देख सकते हैं विकासशील देशों में तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या कई नगरीय समस्याओं को जन्म देती है। हमने सबसे पहली समस्या क्या लिखी? तीव्र जनसंख्या, तीव्र बढ़ती जनसंख्या या फिर जनसंख्या का दबाव। तीव्र जनसंख्या एक पहली समस्या हमने इसको निकाल लिया। अब तीव्र जनसंख्या के कारण क्या होता है? नगरों में स्थल की कमी हो जाती है, नगरों में स्थल की कमी हो जाएगी। ये दूसरी समस्या हमने पॉइंट आउट कर लिया। फिर इससे तीसरी समस्या क्या हो जाएगी? जब शहर के अंदर नगर स्थल की कमी हो जाएगी तो शहर से बाहर नगरीय बाह्य क्षेत्र में, यानी कि बाह्य क्षेत्र में इधर लोग नगर से बाहर आवासीय क्षेत्र जो कृषि क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र का आवासीय क्षेत्र में क्या हो जाता है? विकास होने लगता है। ये दूसरी समस्या हो गई। आप देख सकते हो चल रहा है साथ में, जो हमने लिखा है उसको भी साथ में डिस्प्ले कर दिया है। इसके अलावा नगर में रोजगार की तलाश में पहुंचे प्रवासी श्रमिकों के कारण यहाँ पर मलिन बस्तियां बनने लगती हैं। ये सड़क है, सड़कों के किनारे जो है मलिन बस्तियों का विकास होने लगता है। मलिन बस्तियां जो सड़क के किनारे जो देखा होगा आपने, झोपड़पट्टियों का विकास हो जाता है। तो इस तरीके से मलिन बस्तियों का विकास हो जाता है। और ये मलिन बस्ती और इस तरीके से सब अव्यवस्थित बस्ती के कारण क्या होता है? इसमें जल आपूर्ति की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जल आपूर्ति, आप समाचार पत्रों में सुनते होंगे अक्सर कि जल आपूर्ति की समस्या शहर में उत्पन्न हो रही है। बिजली आपूर्ति की समस्या उत्पन्न हो जाती है शहरों में, जल आपूर्ति के साथ साथ में बिजली आपूर्ति की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरीके से ये, और परिवहन की जाम की समस्या बहुत उत्पन्न होती है शहरों में, जो है देखा होगा परिवहन की जाम की समस्या। तो ये सारी समस्याएं जो है उत्पन्न होने लगती हैं। अब इसके कारण क्या होता है? कुछ सामाजिक, विकासशील देशों के नगरों में कुछ सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इन सारे कारणों से सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे कि बेरोजगारी, गरीबी, अपराध, बलात्कार, ये सब क्या है? सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और इसके अलावा कुछ पर्यावरणीय प्रदूषण भी उत्पन्न होता है, पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं जो है विकासशील देशों में। पर्यावरणीय समस्याओं में क्या होता है? वायु प्रदूषण के कारण वो शहरों के ऊपर ऊष्माद्वीप बन जाते हैं। ये यहाँ पर आप इस तरीके से चित्र बना सकते हो। ये जो है बड़े बड़े मकान हो गए, नगर हो गए, ठीक है, और इसके ऊपर यहाँ पर ये उद्योग धंधे लगे हुए हैं, इसमें से गैस और धुआं निकल रहा है। तो इसके ऊपर जो है एक द्वीप बन जाता है जिसको कहते हैं ऊष्माद्वीप। क्या कहते हैं? ऊष्माद्वीप। तो इस तरीके से आप चित्र बना सकते हो। ऊष्माद्वीप का निर्माण हो जाता है और शहरों में जो है लाउड स्पीकर वगैरह बज रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो इस तरीके से ध्वनि प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक, तो इस तरीके से ये कुछ सामाजिक समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। तो ये प्रश्न नंबर 19 में हमने देखा। आप देख सकते हो जो लिखा हुआ है वो पूरा हम डिस्प्ले कर रहे हैं, जो हमने लिख रखा है एक कॉपी में उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। पूरा पढ़ लीजिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए आप उसका। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है हमारा, जनसंख्या, भारत में जनसंख्या के असमान स्थानिक वितरण के प्रमुख कारणों पर चर्चा कीजिए। तो जनसंख्या के असमान स्थानिक वितरण के कारणों पर चर्चा करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप जनसंख्या वितरण का एक मानचित्र बनाएंगे। देखिए भारत का मानचित्र आप बनाना सीख लीजिए, नहीं विश्व का बना पाते हैं तो भारत के मानचित्र को बनाने की आप जो है आप प्रैक्टिस कर लीजिए, अभी बहुत टाइम है बोर्ड परीक्षा को। तो इस तरीके से भारत का मानचित्र आप बनाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे जनसंख्या का असमान वितरण, या जनसंख्या, यहाँ पर आप जनसंख्या लिख देंगे। तो देखिए ये हमारा जो मैदानी क्षेत्र है यहाँ पर जनसंख्या का संकेंद्रण बहुत हुआ, कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके से आप डॉट के माध्यम से आप दिखा सकते हैं। ये पूरा जनसंख्या का अधिक संकेंद्रण वाला क्षेत्र हो गया। असम की घाटी, ये ब्रह्मपुत्र वाली घाटी हो गया ये, ठीक। और इसके बाद ये थोड़ा सा तटीय क्षेत्र के किनारे भी जनसंख्या का संकेंद्रण पाया जाता है, दोनों साइड में, पश्चिमी और पूर्वी तट के सारे दोनों साइड में। और गुजरात में भी जनसंख्या का संकेंद्रण पाया जाता है। इसके अलावा आप छोटे दूर दूर तक डॉट ऐसे बना सकते हैं। यहाँ भी है, मध्य प्रदेश में भी जनसंख्या का संकेंद्रण है। तो इस तरीके से आप एक मानचित्र बना सकते हैं, मानचित्र बना करके आप ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ ज़्यादा बिंदु आप आसपास दिखाने हैं, तो ये आप दिखा दीजिए। यहाँ पर लिख दीजिए जनसंख्या वितरण, जनसंख्या वितरण, और ये क्या है? भारत का मानचित्र, तो भारत भी लिख दीजिए। अब ये लिख दीजिए। अब यहाँ पर आपको कहना क्या कह रहा है?
भारत में जनसंख्या के असमान स्थानिक वितरण के प्रमुख कारणों पर चर्चा कीजिए। तो ये चित्र यहाँ जरूर बनाना है आपको और इसके प्रमुख कारण बताने हैं। तो इसमें भारत में जनसंख्या का असमान स्थानिक वितरण पाया जाता है जिसके बहुकारक समान रूप से जिम्मेदार हैं। ये हम देख लीजिए आप जो है आप अपने बोर्ड पर। तो इसमें हमने 3 कारक बताए, भौतिक कारक और आर्थिक और सामाजिक कारक। भौतिक कारक देखिए तीनों कारक आप अगर पॉइंट याद रखेंगे तो लिख सकते हैं बना करके। पहला कारक है भौतिक कारक। अब भौतिक कारक को फिर से हमने 3 कारकों में विभाजित किया है, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। 3 कारक ऐसे बना सकते हैं। भूविन्यास, पहला कारक क्या हो गया? भूविन्यास, या इसको उच्चावच भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्चावच, भूविन्यास, उच्चावच। और दूसरा कारक है जल की उपलब्धता, जल की उपलब्धता। और तीसरा कारक है जलवायु, तीसरा कारक है जलवायु। तो इसके बारे में आप बना करके लिख सकते हैं। भूविन्यास यानी भारत में देखिए कहीं पर्वत है, इधर उत्तर में विशाल का जो है ये मैदानी क्षेत्र है विशाल का, और उत्तर में पर्वतीय क्षेत्र है, ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है। तो इस तरीके से असमान उच्चावच के कारण भी जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। जल की उपलब्धता, कहीं जल के स्रोत अच्छे हैं, कहीं खराब हैं। जैसे आपका थार के मरुस्थल में देखिए यहाँ जल की उपलब्धता नहीं है दूर दूर तक, तो यहाँ जनसंख्या कम पाई जाती है। तो सब आप उदाहरण से लिख सकते हैं। जलवायु एक प्रमुख कारक है, जैसे तटीय क्षेत्रों पे वर्षा ठीक ठाक हो जाती है और मैदानी क्षेत्रों में तो कृषि बढ़िया हो जाती है, तो यहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाती है। तो आप लिख सकते हो भौतिक कारक में ये। और दूसरा कारक है हमारा आर्थिक कारक। दूसरा कारक है आर्थिक कारक। अब देखिए आर्थिक कारक को भी 3-4 कारकों में हमने डिवाइड किया है। पहला कारक तो हो गया संसाधन की उपलब्धता, संसाधन की उपलब्धता। दूसरा कारक हो गया आपका कृषि प्रणालियाँ, कृषि पद्धति या कृषि प्रणालियाँ, ठीक है। कृषि प्रणाली भारत में कई प्रकार की हैं। और इसके अलावा जो है परिवहन जाल, इसके अलावा परिवहन जाल है। और इसके अलावा जो है औद्योगिकरण और नगरीकरण, ये सब क्या है? कारण है, जो है आर्थिक कारण है, औद्योगिकरण और नगरीकरण। तो इस तरीके से आप जो है ये कारण लिख सकते हो। संसाधन की उपलब्धता, जैसे आप पठारी क्षेत्र में जाइए, यहाँ पर संसाधन ठीक ठाक पाया जाता है, तो जनसंख्या का संकेंद्र यहाँ मिल जाएगा। और कृषि प्रणालियाँ, जैसे भारत में झूम की कृषि पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है, पहाड़ी क्षेत्रों में, पठारी कह रहा हूँ, पहाड़ी क्षेत्रों में झूम कृषियाँ पाई जाती हैं। और इसी प्रकार से कृषि की जो है विस्तृत पद्धति जो है मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है, जनसंख्या अच्छी पाई जाती है। परिवहन के जाल भी मैदानी क्षेत्रों में ठीक ठाक है, तो जनसंख्या का संकेंद्रण भी अच्छा है। प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में कठोर चट्टानी जो है संरचना होने के कारण वहाँ पर परिवहन जाल बिछा पाना आसान नहीं है, तो जनसंख्या का संकेंद्रण कम पाया जाता है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। और तीसरा कारक है सामाजिक कारक। तीसरा कारक है सामाजिक कारक। तो सामाजिक कारक में हमने इसमें कुछ परंपराएं हैं। व्यक्ति जो है अपनी परंपराओं से जुड़ा रहता है, जहाँ पहले से रह रहा होता है। जैसे गाँव व्यक्ति जल्दी छोड़ता नहीं है, परंपराएं उसको बांध कर रखती हैं। और इसके अलावा सुरक्षा की दृष्टि से भी व्यक्ति जो है सुरक्षित रहना चाहता है। जैसे जम्मू कश्मीर में एक समय था कि वहाँ से लोग पलायन कर रहे थे आतंकवादियों के जो है डर से, आतंकवादी हमले के कारण पलायन कर जा रहे थे। तो ये सब सुरक्षा की दृष्टि से भी जनसंख्या का संकेंद्रण या वितरण प्रभाव डालता है। और इसके अलावा रोजगार है, चिकित्सा है, शिक्षा है, तो ये सारे कारण जो है सामाजिक कारण है। भाई देखिए शहरों में जनसंख्या अधिक क्यों पाई जाती है? क्योंकि यहाँ रोजगार के साधन अच्छे हैं, शिक्षा अच्छी है, चिकित्सा अच्छी है, तो वहाँ पर लोग ज़्यादा जाकर बसते हैं, तो जनसंख्या का वितरण अधिक पाया जाता है अपेक्षाकृत जो है गाँव के। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। और प्रश्न नंबर जो 21 है इसमें देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 में क्या है? ग्रामीण बस्तियां एवं नगरीय बस्तियों के मध्य 4 अंतर बताइए। तो ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्तियों के बीच 4 अंतर बताने हैं। हमने अंतर वाले प्रश्नों को हल करने के लिए कैसे बताया था? तो प्रश्न नंबर 21 हमने बताया था कि बीचों बीच में एक लाइन ड्रा कीजिए और इधर लिखिए ग्रामीण बस्ती, इधर लिखिए आप ग्रामीण बस्ती, और इधर लिखिए आप कौन सी बस्ती? नगरीय बस्ती, इधर लिखिए नगरीय बस्ती। तो देखिए इसको लिखना बहुत आसान है। नंबर 1 डालिए, यहाँ पर नंबर 1 डालिए। अभी हालांकि डिस्प्ले कर दूंगा, लेकिन समझ लीजिए इसको आप। देखिए ग्रामीण बस्ती, यहाँ पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा कृषि कार्य में लगी होगी, प्राथमिक कार्य में। नगरीय बस्ती यहाँ पर प्राथमिक के अलावा द्वितीयक तृतीयक कार्यों में लगी हुई, प्राथमिक कार्य में नहीं लगी हुई ज़्यादा जनसंख्या। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाएगा नगरीय क्षेत्रों में, और ग्रामीण क्षेत्रों में कम घनत्व पाया जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर जो है कृषि और पशुपालन के अलावा यहाँ का लोगों का जीवन सादगी भरा होगा, यहाँ पर जटिल जीवन होगा नगरीय क्षेत्रों में। और ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी भाईचारा वगैरह होगी,
और शहरी क्षेत्रों में अभी जो है ज़्यादा एकाकी परिवार यहाँ पर पाए जाएंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, इसको पढ़ देता हूँ मैं, आप फ्लैश भी देख सकते हो दोनों में अंतर। देखिए ग्रामीण बस्तियों की तरफ देखिए आप, भूमि आधारित प्राथमिक व्यवसाय की प्रधानता है यहाँ पर, जैसे कृषि, पशुपालन, खनन आदि। और नगरीय बस्तियों में यहाँ पर द्वितीयक एवं तृतीयक व्यवसायों की प्रधानता है, जैसे निर्माण उद्योग और परिवहन, वाणिज्य, व्यापार, ये सब है, ठीक है। और ग्रामीण बस्तियों में आप देख सकते हैं प्रायः उच्च सेवाओं का यहाँ अभाव पाया जाता है ग्रामीण बस्तियों में। और नगरीय बस्तियों में, नगरों में उच्च स्तर की उच्च सेवाएं पाई जाती हैं, जैसे शिक्षा, शिक्षण संस्थान, हॉस्पिटल, ठीक है। और ग्रामीण बस्तियों में कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, नगरीय बस्तियों में उच्च जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। और ग्रामीण बस्तियों का जीवन कैसा होता है, सरल एवं सादगी भरा होता है, और नगरीय बस्तियों का जीवन जटिल होता है। और ग्रामीण बस्तियों में आपसी भाईचारा एवं घनिष्ठ सामाजिक संबंध पाए जाते हैं। नगरीय बस्तियों में, नगरों में प्रायः सामाजिक दूरियां अधिक पाई जाती हैं और एकाकी परिवार भी पाए जाते हैं। एकाकी परिवार मतलब परिवार सिंगल होता है, उसमें जो है हम दो, हमारे दो, बस परिवार ही खत्म हो गया। और अब लास्ट प्रश्न देखते हैं, आधुनिक कृषि में विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग भारत में किस प्रकार जल को प्रदूषित करता है, स्पष्ट कीजिए। ये लघु उत्तरीय का आखिरी प्रश्न है, 22वां प्रश्न, जो कि लघु उत्तरीय का आखिरी प्रश्न है, लेकिन इसके बाद दीर्घ उत्तरीय भी हम कराएंगे अगले वीडियो में। तो आधुनिक कृषि में विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग भारत में किस प्रकार जल को प्रदूषित करता है, स्पष्ट कीजिए। देखिए यहाँ पर जल प्रदूषण की बात कह रहा है, और जल प्रदूषण किस कारण से, तो पहले प्रश्न समझिए। आधुनिक कृषि, आज की कृषि, तो देखिए आज की कृषि में क्या क्या उपयोग हो रहा है। आधुनिक कृषि जो है हरित क्रांति की देन है, और हरित क्रांति में अधिक सिंचाई, अधिक उर्वरकों का, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया गया, और जो है कीटनाशक और जो है खरपतवारनाशक, इन सारी चीज़ों का प्रयोग के बल पर बल दिया गया अधिक आधुनिक कृषि में। तो इसके कारण क्या होता है कि ये रसायन क्या करते हैं, जब खेतों में पहुंच जाते हैं तो जल के, सिंचाई के जल या वर्षा के जल से ये घुले हुए रसायन नदी, तालाब, झीलों में पहुंच जाते हैं, समुद्र तक पहुंच जाते हैं, और कुछ इन्फिल्ट्रेट होकर के जमीन के नीचे रिस करके भूमिगत जल में प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण जल में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ने लगती है, जिससे फ्लोराइड वगैरह की मात्रा बढ़ जाती है जल में। तो इस तरीके से आधुनिक कृषि के कारण जो है रसायनों का घोल हमारे पानी में प्रवेश कर रहा है, वो चाहे सतहीय जल हो, सतह पर जल हो, या भूमिगत जल हो, दोनों को प्रदूषित कर रहा है। आप देख सकते हो हमने लिखा है किस तरीके से, आप समझ लीजिए। इसमें देखिए, बढ़ती जनसंख्या का दबाव जल प्रदूषण को प्रोत्साहित करता है। बढ़ी हुई जनसंख्या की खाद्य मांग को सुनिश्चित करने के लिए कृषि उत्पादकता को बढ़ाने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए आधुनिक कृषि पद्धति अपनाई जाती है। इसके अंतर्गत कृषि कार्य में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, कीटनाशक, खरपतवारनाशक आदि रसायनों के प्रयोग को शामिल किया जाता है। उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से धरातलीय जल में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ती है, जो कि वर्षा के जल द्वारा नदी, नालों, झीलों, तालाबों आदि में बहा दिया जाता है। इसके अलावा कुछ जल की मात्रा भूमिगत जल के रूप में भी नीचे पहुंचता है। इस प्रकार प्रदूषित कृषि जल के बाह्य एवं भूमिगत दोनों स्रोतों को प्रदूषित करते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो किस तरीके से हमने जो है शब्दों को एक दूसरे से, मैंने एक वाक्य दूसरे वाक्य से जोड़ करके लिखा है। तो ऐसे आप लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, और आप कमेंट में बताइए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम कराएं यहाँ पर कि नहीं कराएं। अगर ये सीरीज अच्छी लग रही है तो उसको भी बोलिए, हम उससे भी कराएंगे, और जो मानचित्र कार्य हैं दो वो भी कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपके इस वीडियो के कमेंट का हमें इंतजार है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।